नमस्कार, होम मिलती हुई भारत में स्वागत है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, वंदे मातरम और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और राकेश त्रिपाठी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की राजनीति में राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाए और वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के रुख को सवाल खड़े किए हैं। और वही मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी राकेश के त्रिपाठी ने कांग्रेस की राजनीतिक सोच पर हमला बोला। और अब देखना होगा कि बीजेपी के इन आरोपों पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से क्या जवाब सामने आता है। अखिलेश यादव जी सुबह से लेकर रात तक केवल जाति 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 ही रटते रहते हैं। ये सवाल का जवाब तो उनको खुद से देना चाहिए ना, कि पार्टी के भीतर केवल पिछड़ी जातियों में ही उन्होंने किसको किसको अवसर दिया है। कितने राजभरों को पार्टी में उन्होंने अवसर दिया है, कितने चौरसिया को उन्होंने पार्टी में अवसर दिया है, कितने विश्वकर्मा को उन्होंने पार्टी में अवसर दिया है। पार्टी के भीतर ही केवल अपने सजातीय बंधुओं को और उसमें भी अपने परिवार के लोगों को ही उन्होंने अपने सब पार्टी की जो सबसे शीर्ष समिति है, जो पार्टी की डिसीजन करती है, उसका मेंबर बना रखा है। उनकी पार्टी के भीतर निर्णय तो किसी और जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ दिखावटी और सजावटी लोगों को जरूर शामिल किया है। अपनी पार्टी के भीतर पहले सभी जातियों का समन्वय करें। उच्च जातियों को लेकर के, सवर्ण जातियों को लेकर के लगातार जिस तरह का वो जहर उगलते रहते हैं, ऐसे में जाति पर बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद होने के विरोध में सपा उन सभी स्कूलों में शिक्षक दिवस एक दिन कार्यक्रम 5 दिसंबर करेगी। समाजवादी पार्टी ये झूठ फैलाने का काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कोई प्राथमिक शिक्षा विद्यालय बंद हुआ है। मर्जर की प्रक्रिया हुई है। जिन विद्यालयों में आवश्यक संख्या नहीं थी, वो विद्यालय जो 1 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में गलत तरीके से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं। अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए कि उनके कार्यकाल के समय में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की क्या अवस्था थी। लगातार बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे, विद्यालय छोड़ रहे थे, निजी विद्यालय प्रोत्साहित हो रहे थे, सरकारी शिक्षा बदहाल अवस्था में थी क्योंकि विद्यालयों के पास अपने भवन नहीं थे, वहां बैठने की व्यवस्था ही नहीं थी, मिड डे मील का कोई पुरसाहाल नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं थी, विद्यालय में शिक्षक आते नहीं थे, शिक्षकों की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार था। योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत न केवल हमने भवनों को ठीक करने का काम किया, बल्कि आज पठन पाठन का वातावरण बनाया है, आज स्मार्ट क्लासेस बनाने का काम किया है। इसीलिए लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। ये झूठ फैलाने का काम ना करें कि विद्यालय बंद हो रहे हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सुनील सिंह ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनसीईआरटी से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज है। अमित शाह को लेकर भी सुनील सिंह ने सरकार की नीतियों और विपक्ष के रुखों पर भी अपनी बात रखी। और इसके अलावा एनसीईआरटी की नए राजनीतिक विज्ञान की किताबों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति को लेकर भी राजनीतिक बहस जारी है। अब इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की आशा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश और पूरा पीढ़ी एक परिवार जाति जनगणना चाहता है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदन से लेके सड़क या और जो भी जितने भी प्लेटफार्म हैं, सोशल प्लेटफार्म हैं, जनसभाओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हमेशा उन्होंने कहा कि इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। जो सपना बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने देखा था और जो अधिकार उन्होंने अनुपात के हिसाब से दलित समाज को दिलाया है, तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि सबकी गिनती हो जाए और जिसकी जितनी संख्या है उस अनुपात में उसको अधिकार, सम्मान, आरक्षण, रोजगार वो मिल जाए। जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हो जाती, उसके आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी जा सकती। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा 26,000 स्कूल जो बंद हुए हैं 5 तारीख को उन पर कार्यक्रम किया जाएगा, शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में
शिक्षा को लेकर के ऐसे ऐसे कदम योगी सरकार और बीजेपी सरकार ने उठाए हैं जिससे आप सोचिए कि शिक्षा की कमर तोड़ देना चाहते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में आप 26,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय आपने बंद कर दिए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के, किसान के, मजदूर के। और वो क्या करेंगे? तो जहां जहां जिन जिन विद्यालयों को योगी सरकार ने बंद किया है, ताले लगाए हैं, वहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार 5 तारीख को हर विद्यालय पर समाजवादी लोग कार्यक्रम करेंगे, नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, छात्रों को इकट्ठा करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके परिजन भी आ जाएं, तो हम लोग ये बता सकें कि भारतीय जनता पार्टी का आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर के क्या रवैया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी और एनसीईआरटी के मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के जातीय जनगणना के समर्थन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से की गई तुलना पर राजभर प्रतिक्रिया दी और वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय जनगणना को लेकर पुराने रुख पर भी सियासत गर्म है और अखिलेश यादव की ओर से ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी की गई टिप्पणी पर भी राजभर ने पलटवार किया और बीजेपी के शामिल होने पर 3 सीटें मिलने के दावे पर लेकर राजभर ने अपना पक्ष रखा। वही राहुल गांधी के उस कथित बयान पर भी राजनीतिक घमासान है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी का दावा किया गया है और एनसीईआरटी की नई राजनीति विज्ञान की किताबों की समीक्षा के लिए 20 सदस्यीय टीम बनाए जाने का मुद्दा भी चर्चा में है और टीम में आरएसएस से जुड़े 4 सदस्यों को भी शामिल किए गए जाने के बाद सामने आई है। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि देश और पूरा पीढ़ी परिवार जाति जनगणना चाहता हूं और कहा कि जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार और सम्मान दिला, उसी तरह सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए। 5 साल मुख्यमंत्री थे तो गिनती तो नहीं करा पाए। उनको सीखना चाहिए था नीतीश जी से कि सरकार के खिलाफ रह करके भी उन्होंने बिहार की जनगणना कराई थी और ये जो है खाली बयानबाजी कर रहे हैं। ये 5 साल खुद मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा दिया? सत्ता से बाहर होने पर इनको याद आ रहा है, अब झूठ बोलने लगे। कल ट्वीट किए 39 का आज आ गए 3 पर। वो अपना सोचें, हमारे विषय में न सोचें। अखिलेश जी को हमारी सलाह है कि अपने विषय में सोचें। वो हमारे विषय में जो सोच रहे हैं ना, वो हाल उनका वही 2017 वाला होने वाला है। चुनाव के बाद टीएमसी का हाल होगा उनका, देख लीजिएगा। मोदी खाली कांग्रेस से डरते हैं। ये सब खाली ड्रामेबाजी है, झूठ जपाड़ 420 बोल रहे हैं और कुछ नहीं। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद होने के विरोध में सपा उन सभी स्कूलों में शिक्षक दिवस के दिन कार्यक्रम करेगी। कुछ नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। कोई विद्यालय बंद नहीं है, सभी विद्यालय चल रहे हैं। उसमें जो 6 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको वहाँ पढ़ाया जा रहा है। ये अफवाह खाली फैला रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की योजना है। क्या दिक्कत है? जांच करेगी टीम, जांच करके देखेगी, जो कमी होगी उसको सुधारेगी। भोपाल से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकानों की चाबी वितरण और कांग्रेस के वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव में टीका हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम लगातार जारी है। उन्होंने बिहार में बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत किए जाने को गरीबों के सपने पूरे करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भागीदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। वही वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस प्रस्ताव पर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय गीत और भारतीय संस्कृति मूल्यों का सम्मान नहीं किया और वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत माता और राष्ट्र के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर देश की किसी भी तरह के अपमान स्वीकार नहीं करेगा।
आज बिहार की इस पवित्र धरा पर आकर मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हमारे हर गरीब भाई बहन को पक्का मकान उपलब्ध कराना। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार के हमारे कच्चे मकान में रहने वाले भाई और बहनों को आज 11 लाख से ज़्यादा मकानों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है। उनके पास पक्की छत होगी, अपना घर होगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बिहार सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने सम्मिलित होने का फैसला लिया है। फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी। पीएम आशा के तहत भी बिहार ने इस बार खरीदी की है, मसूर की खरीदी यहाँ पर हुई है। और फार्मर आईडी बनाने में भी, किसानों का पहचान पत्र बनाने में भी बिहार देश का अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण का महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह प्रस्ताव पारित हुआ है सर, वंदे मातरम के 2 ही छंद दिखाए जाएंगे। इसका वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, वो वंदे मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है। वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रही है। क्या कांग्रेस संसद के ऊपर है? कि कांग्रेस संविधान के ऊपर है? भारत माता के इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। चंदा चोरी के मामले में सरकार धन्यवाद। गांव-गांव तक ले जाएंगे सर कांग्रेस। पीछे देखिए। अयोध्या से राम मंदिर परिसर के निर्माण को लेकर बड़ी खबर है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और आगे की समय सीमा को लेकर अहम जानकारी दी है। और नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर परिसर के अंदर का निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद LNTT और टाटा से जुड़े कर्मचारियों को 30 अक्टूबर तक साइट खाली कर देंगे। वही ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण अभी जारी रहेगा। इसका काम राज्य निर्माण निगम को रहा और इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और म्यूजियम को लेकर सबसे बड़ी चुनौती आधुनिक और इमरजेंसी तकनीक के इस्तेमाल की है। और गैलरी 7 के पूरे मंदिर परिसर और प्रमुख संरचनाओं को वर्चुअल तरीके से दिखाने की योजना है, जबकि गैलरी 17 में भगवान राम की यात्रा और नदियों से जुड़े प्रसंगों का तकनीक के जरिए प्रदर्शन किया जाएगा। इस काम में IIT चेन्नई के विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। और नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार म्यूजियम के फरवरी-मार्च 2027 के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोलने की उम्मीद है। वही परिसर की बाउंड्री वॉल का काम दिसंबर तक पूरा करने की, इसके बाद ही सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की तैयारी है। और निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के भुगतान और बाकी कामों की भी विस्तृत समीक्षा की जा रही है, ताकि साल के अंत तक कोई निर्माण कार्य अधूरा न रहे। और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाओं पर भी ट्रस्ट विचार कर रहा है। कल प्रारंभिक समीक्षा हुई है। एक निष्कर्ष यह जरूर निकला है कि 30 सितंबर तक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य
पूर्ण हो जाएगा और 30 अक्टूबर में लार्सन एंड टूब्रो और टाटा के कर्मचारी अब यहाँ से चले जाएंगे। केवल ऑडिटोरियम का कार्य जो राजकीय निर्माण निगम कर रहे हैं और संग्रहालय का कार्य वह चलता रहेगा और यह सभी कार्य प्रत्येक दिवस से मार्च 2027 में पूर्ण हो जाएंगे। संग्रहालय का कार्य अब सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि संग्रहालय में हमको अब जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया था उसकी तकनीकी दृष्टि से अब वीडियो कैसे दिखलाया जाए। जैसे उदाहरण लिया जाए, एक गैलरी नंबर 7 है, कुल मिलाकर 20 गैलरी हैं। तो गैलरी नंबर 7 में यह प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर परिसर में जितने मंदिर हैं और जितने निर्माण हैं उन सभी को वहाँ वास्तविक रूप से जब श्रद्धालु जाएं तो दर्शन हो जाए। तो यह एक बहुत ही आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहाँ राम जी, भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि यह एक एक गैलरी को देख करके टेक्नोलॉजी तय की जाएगी। आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञ अब इस कार्य पे लग गए हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि फरवरी मार्च 2027 के बाद संग्रहालय में श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दे दी जाएगी। तमिलनाडु के चंदलपट्टू से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में शामिल होंगे और बैठक में दक्षिण भारत के राज्यों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, विकास, सुरक्षा और राज्य के बीच सहयोग जैसे विषय के बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरें टिकी है और दक्षिणी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और साझा के मुद्दों के समाधान को लेकर बैठक अहम मानी जा रही है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वंदे मातरम और राहुल गांधी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अनाधिकृत ढांचों और जम्मू कश्मीर को लेकर कई मुद्दों पर कांग्रेस और विपक्ष के निशाना साधा। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को रोक में गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए और उन्होंने आरोप लगाया कि 2 पदों के प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस का विरोध सिर्फ गीठ तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति इसके रवैया को दर्शाता है। और राहुल गांधी के CWUC बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने को लेकर भी गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व में नीतियों के सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अनाधिकृत ढांचों को हटाए जाने के मुद्दों पर भी गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सख्त रुख का जिक्र किया। वही जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताए जाने वाले अमेरिकी
राज नाइक के बयान पर भी पाकिस्तान की प्रक्रिया को लेकर भी सियासत गर्म है और गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख को लेकर निशाना साधा और इसके अलावा आरएसएस पर प्रतिबंधों की मांग को लेकर जुड़ी खबरों की लेकर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी और आरएसएस को भारतीय संविधान, संस्कृति और सभ्यता से जोड़ते हुए विपक्ष पर हमला बोला। ये वंदे मातरम का विरोध नहीं है, हमारे वीर क्रांतिकारी पूर्वजों की आत्मा का विरोध है। इसमें छुपा हुआ भारत की संस्कृति, भारत का कानून। और 1937 का हवाला नहीं दें, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 1937 में क्यों हुआ था? वही हुआ था जो अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। अभी तो मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। मुस्लिम लीग के दबाव में ये बात हो रही है। आखिर हो क्यों नहीं? ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी लाख कुछ भी कह ले देश के लोगों के सामने, लेकिन जो सोनिया गांधी 15 साल तक शादी के बाद भारत की नागरिकता नहीं ली हो, उस सोनिया गांधी को भारत से क्या लगाव होगा? हमारे देश के अंदर बेटी का पानी ग्रहण होता है, कन्यादान कहते हैं। उसके बाद बेटी संपूर्ण शरीर, तन, मन, धन सबसे उस घर की हो जाती है। इनको भारत की संस्कृति और भारत से लेना देना नहीं। ये तो नागरिकता ही नहीं ली भारत 15 साल तक। और दूसरा राहुल गांधी, जिस पर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, ये मां बेटा मिलकर के सोची समझी रणनीति के तहत भारत का विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी का 12 साल का स्टेटमेंट देख ले, एक भी स्टेटमेंट भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के विरोध में है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये मुस्लिम लीग के साथ केवल केरल में सरकार नहीं है, ये पूरे देश में भारत को तंग और तबाह करने का ये शुरुआत है। फिलहाल के लिए इतना ही। दर्शकों पर देखते रहिए हम टीवी भारत।